अब मैं आग्रह करूंगा माननीय डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश केशव प्रसाद मौर्य जी से, सर आप मंच पर आएं। बिल्कुल, और इन्हीं के साथ हम आमंत्रित करेंगे दिलीप सिंह जी को, फाउंडर एंड सीईओ लाइव टाइम्स। इसके अलावा गौतम कनौडिया जी, कनौडिया ग्रुप के प्रमोटर, प्लीज मंच पर आएं और सम्मानित करें केशव प्रसाद मौर्य जी को। बहुत स्वागत है सर आपका, और एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ स्वागत। और इसके बाद हम अपने लाइव सेशन की शुरुआत भी करेंगे। तालियों के साथ एक बार फिर से जोरदार वेलकम, और तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कुछ देर बाद जो संबोधन या कहा जाए कि जो बातें होंगी केशव प्रसाद मौर्य जी की तरफ से, वो प्रदेश की राजनीति में बहुत कुछ परिवर्तन का भी इशारा करेंगी। और जो कुछ अब तक अनुभव रहा है सरकार में डिप्टी सीएम के तौर पर, उसको भी समझेंगे। बिल्कुल, तमाम सवाल जवाब। और चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। दिलीप जी हमारे साथ हैं ही, और इसके अलावा मैं चाहूंगी राजीव जी और वंदना हमारी सहयोगी ज्वाइन करें इस लाइव सेशन को। बहुत बहुत स्वागत है, और खास करके माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश केशव मौर्य जी, आपने अपने बेहद बिजी शेड्यूल से हमारे लिए समय निकाला। सबसे पहले तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, धन्यवाद आपको भी, आपने इतना बड़ा शो यहाँ पर आयोजित किया और जिसपे मुझे हिस्सा लेने के लिए बुलाया, आपको भी धन्यवाद है। लाइव टाइम्स के बारे में कुछ चीजें, हालांकि मैंने पहले भी बताया, लेकिन लाइव टाइम्स एक ऐसा चैनल, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसे तकनीक के माध्यम से इसका हमने निर्माण किया है जो भारत का पहला ग्लोबल मल्टीकास्ट न्यूज हब के रूप में इसको हमने तैयार किया है। आज सिर्फ सैटेलाइट के माध्यम से आप टेलीविजन नहीं देखते। आज सबसे ज्यादा टेलीविजन या वीडियो कंज्यूम आप करते हैं अपने मोबाइल पे या अन्य लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैब, बहुत सारे डिवाइसेस हैं। हमारे देश में, हम एक अद्भुत देश है, 950 मिलियन इंटरनेट यूजर है हमारे देश में। हम चाइना के बाद हम दूसरे कंट्री हैं जहां इतना ज्यादा इंटरनेट यूजर है। हमारे यहाँ 700 मिलियन के करीब स्मार्टफोन यूजर है। हम 1 बिलियन बहुत जल्द हो जाने वाले हैं। और जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है इसका कि आपका केबल अब कनेक्टेड टीवी में तब्दील हो रहा है। तो नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से नए दर्शक, जो दर्शक अब तक गांव में, सुदूर देहात में रहते हैं, जहां तक मीडिया, सरकार क्या कर रही है, समाज किस तरफ जा रहा है, देश किस तरफ जा रहा है, उनके लिए क्या फैसले हो रहे हैं, इन तमाम सूचना को, खबरों को, इंफॉर्मेशन को ले जाने की अगर किसी का दायित्व लोकतंत्र में है तो वो मीडिया का है। इन लोकतांत्रिक मूल्यों का की बुनियाद अगर हम देखें तो हम कहीं ना कहीं मीडिया के रूप में हमारी एक विशेष ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों हम मानते हैं कि दोनों है कि आप लोगों को लगातार सूचना दें और सही सूचना दें। आज के दौर में जब इतना सारा माध्यम है तो झूठ भी बहुत ज्यादा, बिलियंस ऑफ वीडियोज आर बीइंग अपलोडेड, हर दिन होता है। आप उसमें, आपके लिए मुश्किल है कि कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है, कितना सत्य है। तो हमारी कल्पना थी कि लाइव टाइम्स एक संपूर्ण सत्य के लिए फैक्ट्स को आधार बनाते हुए दर्शकों तक सही और सटीक खबरों को पहुंचाए। इसीलिए लाइव टाइम्स का निर्माण, और इतनी तेजी से, जिस तेजी से दर्शकों ने हमें पसंद किया है, 600 मिलियन यूजर अगर आपके महज 200 दिनों में हो तो ये हमारे जैसे चैनल के लिए नहीं, दर्शकों के लिए, मैं मानता हूं कि वो दर्शक कमाल के हैं जो सच को ढूंढते हुए आते हैं। और आपके हाथ में रिमोट है, आपका हाथ चलता है, तो ये बहुत मुश्किल चीज नहीं है। और आज के दिन में बच्चे जब मोबाइल देखते हैं, उनके लिए अगर एक कोई सोर्स बने जिसको आप कह सकते हैं कि आप एक्स चैनल देखिए, आपको सटीक, बच्चे आपको अच्छी सूचना मिलेगी, बेहतरीन और सही सूचना मिलेगी, सही खबरें होगी, ये एक बहुत बड़ा योगदान होगा भारतीय लोकतंत्र में अगर इसमें हम छोटा सा भी कदम सफलता से आगे बढ़ाते हैं।
और इसी मकसद से, इसी सोच से, इसी विचार से हमने इसका निर्माण किया है। और उत्तर प्रदेश हमारे लिए दुनिया, भारत के लिए सबसे बड़ा राज्य है, इतना ही नहीं है, हिंदी भाषी, चूंकि हम हिंदी भाषी चैनल हैं, सबसे बड़ा, सबसे जो दर्शक है वो यहीं से है। तो जाहिर है जो LT एक्सचेंज जिसकी शुरुआत हम लखनऊ से कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश से कर रहे हैं, इसके पीछे कारण यही है कि सबसे बड़ा दर्शक भी, सबसे बड़ा देखने वाले भी हमारे पास यही हैं। और इसलिए ये बेहद महत्वपूर्ण है कि यहाँ के जो लोग, क्योंकि हमारा जो LT एक्सचेंज है, एक्सचेंज मतलब विचार का आदान प्रदान जिसको हमें करना है, तो विचार अहम होता है। और ये विचार अहम है आपका नेतृत्व का, आपकी सरकार का, ये जानना, पहुंचाना हमें, हमारे लिए एक जिम्मेदारी है। तो वही कार्य हम कर रहे हैं। और इसी कार्य में हमारे साथ इसमें उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश माननीय कौस्तुभ मौर्य जी आए हुए हैं। हम अपने पूरे टीम की ओर से, पूरे प्रबंधन की ओर से, हम अपने दर्शकों की ओर से आपका बहुत बहुत ज्यादा आपका हम आभार प्रकट कर रहे हैं शुरू में। और अब वंदना। बिल्कुल जी, शुरुआत क्योंकि हम अंत्योदय से ही करेंगे सर, क्योंकि हालांकि कई ऐसी योजनाएं हैं सरकार की जो काफी प्रभावी साबित भी हुई हैं और हर वर्ग के लिए आप लोग काम कर रहे हैं। लेकिन अंत्योदय योजना जो कोविड-19 में शुरू हुई, उस महामारी के दौरान खाद्य वितरण की जो योजना है, कई बार उसका विस्तार हुआ है, लेकिन लोग जो इसका लाभ ले रहे हैं वो ये उत्सुक हैं इस बात को जानने के लिए, क्या इसे स्थायी आपकी सरकार करने जा रही है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2024 में ही इस बात का ऐलान किया था कि जो कोरोना काल से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन देश में लगभग 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क दिया जा रहा है, उसके पीछे का उद्देश्य यही था कि कोई भूखा न रहे। जो अंत्योदय की कल्पना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भारतीय जनता पार्टी को देने का काम किया, उसे माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी तो उन्होंने एक सरल भाषा में जो सबको समझ में आवे, सबका साथ सबका विकास, और जो वास्तव में अभाव का जीवन जी रहा है उसके अभाव को दूर करते हुए उसे समाज की मुख्य धारा में कैसे लाया जाए, उसके लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ही नहीं और भी अनेक गरीब कल्याण की योजनाएं देश में चली हैं, जिन योजनाओं के परिणाम स्वरूप आज 25 करोड़ लगभग, अब तो शायद अधिक हो गए होंगे, लगभग गरीबी रेखा के नीचे जो जीवन यापन कर रहे थे वो गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश में सरकार, चूंकि 56 लाख प्रधानमंत्री आवास और लगभग 15 करोड़ लोगों को इस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के राशन का लाभ यहाँ पर भी मिल रहा है। मैं दोनों लोगों को लाइफ टाइम्स के मंच से, चूंकि मुझे भी उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में यहाँ पर काम करने का मौका मिल रहा है, इसलिए उनको बधाई देना चाहूंगा। और जो गरीबी को जानता है, जिसने गरीबी में जीवन जिया है, वही गरीबों का दर्द दूर कर सकता है। इसीलिए हमारे गांव में एक कहावत में कही, जाके पैर न फटी बेवाई, वह क्या जाने पीर पर है। बिल्कुल उप मुख्यमंत्री जी, यही सवाल मैं आपसे करने चाह रही थी कि बहुत आम परिवार से आप आते हैं, साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं, इस योजना को लेकर खास तौर से जो हम अंत्योदय योजना की बात कर रहे हैं, आपका पर्सपेक्टिव क्या है, आपका जो निजी अनुभव है वो क्या कहता है इसको लेकर? देखिए, मैं, चूंकि जैसा आपने कहा कि मैं एक बहुत साधारण परिवार से निकल करके मैं भी उत्तर प्रदेश का लगातार 8 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद 9वें वर्ष में हम लोग इस समय उप मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश की 25 करोड़ जनता की सेवा कर रहे हैं। और 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब हमारी देश में पहली बार सरकार बनी थी, तो उस समय जो उन्होंने संकल्प लिया था, जो उनके मन में भाव था, जो गरीबी का दर्द उन्होंने अपने परिवार में देखा था, उसे हर गरीब के परिवार के दर्द को अपना दर्द मान करके उसके निवारण के लिए अनेक बड़े और कड़े फैसले किए। जैसे मैं आपको बताऊं, सबसे पहला काम जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में सरकार बनने के बाद हुआ था, वह काम हुआ था, इस देश के अंदर जो 63 करोड़ लगभग लोग ऐसे थे जिनके बैंक के खाते भी नहीं थे। जब जीरो बैलेंस पर देश में जनधन, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खाते खुलने शुरू हुए, तो विपक्ष ने उसका उपहास करने का काम किया था
इससे क्या होगा, इससे क्या होगा। उनको ये पता ही नहीं था कि जब कांग्रेस की इस देश में सरकार थी, श्री राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, तो वह संसद में खड़े होकर के कहते थे कि हम दिल्ली से अगर 1 रुपया भेजते हैं तो जिसके पास भेजते हो उसके पास पहुंचते पहुंचते 15 पैसे पहुंचता है और 85 पैसा बीच में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। यहां से इस योजना को आप समझिए कि अगर बैंक के खाते नहीं खुलते तो जो डीबीटी के माध्यम से आज लोगों के खाते में गरीब कल्याण की योजना का पैसा, किसान उत्थान की योजना का पैसा, महिला सशक्तिकरण की दृष्टिकोण से, प्रधानमंत्री आवास की दृष्टिकोण से जो खाते में सीधा पैसा भेजा जा रहा है, वो खाते में जाने की जगह सरकारी अफसरों के पास जाता और बंदर बांट करके आज जो 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हुए वो 25,000 भी नहीं होते और भ्रष्टाचार की भेंट या विकास की योजनाएं चढ़ जाती। मैं वह सारा दर्द मैं भी जानता हूं, मेरे प्रधानमंत्री जी भी जानते हैं। उनका घर कच्चा था तो कैसे कच्चा घर पक्के घर में बदले, उनके घर में शौचालय नहीं था तो कैसा शौचालय बाकी गरीब घरों में बने, उनके घर में गैस का कनेक्शन नहीं था तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में कैसे सभी गरीब घरों में गैस का कनेक्शन भी पहुंच जाए अमीरों के साथ साथ, उनके घर में बिजली नहीं थी तो जिन गरीबों के घर में 70 साल आजादी के पूरे होने के बाद बिजली नहीं पहुंची थी तो प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना में उनके घर में भी बिजली पहुंचाने का काम किया गया। उनके घर में नल से जल नहीं आता था तो उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने हर घर नल से जल योजना का प्रारंभ किया। आज हिंदुस्तान के हर घर तक नल से जल पहुंचाने का काम किया जा रहा है। ऐसे करोड़ों गरीब परिवार थे। मैं स्वयं जानता हूं, मेरे स्वयं के पिताजी जब मैं छोटी आयु का था बीमार पड़े थे, उनका इलाज हो रहा था, घर के पास घर में जो भी कुछ था सब उस पर खर्च हो गया। जब कुछ नहीं बचा तो छोटी खेती होती थी तो 5,000 रुपए में उस खेत को गिरवी रख करके मेरी माताजी ने पिताजी का इलाज कराया था, तब वो स्वस्थ हुए थे। आज प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख रुपए तक का कोई गरीब परिवार का व्यक्ति अपना इलाज करा सकता है। ये अपने आप में अनेक उपलब्धियां हैं जिनको मैं महसूस करता हूं, मैं जानता हूं। और आज पूरा देश माननीय मोदी जी को आशीर्वाद केवल इसलिए नहीं देता है कि वो केवल एक सख्त प्रशासक हैं, देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वो गरीबों के दर्द का निवारण करने के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। इसलिए पूरे देश का आशीर्वाद। आपके पास खाद्य प्रसंस्करण का भी विभाग है, क्या विभाग में ऐसी कोई योजना है जिसका लाभ इस अंत्योदय योजना के तहत मिल रहा हो लोगों को? निश्चित तौर से देखिए, खाद्य प्रसंस्करण विभाग भी है मेरे पास, ग्राम विकास विभाग भी है। एक बहुत ही उन्नतशील, जिसको कहिए कि इस देश की लगभग 10 करोड़ महिलाएं, गरीब परिवारों की महिलाएं, वो हमारे एनआरएलएम जो राष्ट्रीय आजीविका मिशन है उसके माध्यम से जुड़े हुए। उत्तर प्रदेश में भी लगभग 1 करोड़ महिलाएं ये राष्ट्रीय आजीविका मिशन के माध्यम से जुड़ी हुई हैं। उनको अनेक प्रकार के उत्पाद बनाती हैं, उत्पाद को बना करके बेचने का काम करते हैं, उससे आमदनी होती है। एक समूह में कहीं 10-12 की संख्या में, कहीं 15 की संख्या में ये महिलाएं होती हैं और उनकी आमदनी कभी 500 रुपए महीने भी नहीं थी, वो घर से कभी बाहर भी नहीं निकल पाती थी। आज ऐसी ऐसी दीदियां हैं जो महीने में 1-1 लाख रुपया कमाती हैं और इसके कारण से उनको हम लखपति दीदी कहते हैं। खाद्य प्रसंस्करण की दृष्टि से जो आपने सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया। मैं लाइफ टाइम्स के माध्यम से प्रदेश के सभी उन युवाओं को जो सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हो, नहीं मिली हो, उनको प्रधानमंत्री जी पीएमएफएमई योजना है एक हमारे यहां, जिसके अंतर्गत 30 लाख रुपए तक का लोन कोई भी युवा आवेदन करे और उसको 35% अनुदान के साथ, वो आवेदक महिला हो या पुरुष हो, वो अपनी कोई यूनिट गांव के क्षेत्र में, नगर के क्षेत्र में लगा सकता है। अगर वो सोलर सब्सिडी, इसमें हमने जो फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी 2023 बनाई है उसमें कई प्रकार की हमने फैसिलिटी दी है, जिसमें अगर महिलाओं के नाम पे यूनिट लगती है तो 90% सोलर अगर वहां पे लगा देंगे बिजली के खर्चे से बचत करने के लिए, तो उसको सब्सिडी देने का काम करते हैं। अगर पुरुष कोई लगाता है तो उसको 50% देते हैं, इसलिए कि महिलाएं आगे आवे, महिलाएं इस काम को करें। और कई जगह महिलाओं ने बहुत आगे बढ़ करके काम किया है। जी केशव जी, एक अभी अखिलेश जी आए थे आपसे पहले और 80 करोड़ लोगों को देश में मुफ्त खाने के लिए भोजन दिया जाता है और ये योजना कोरोना के समय में इसकी शुरुआत हुई थी और ये जारी है। और उन्होंने सवाल किया कि क्या जब से सरकार बनी है कोई ऐसा ठोस
या निर्णायक ऐसी नीतियां का निर्माण हुआ है जो ये जो स्थिति है 80 करोड़ लोगों को आपको मुफ्त भोजन देना पड़ता है, आप उनको आत्मनिर्भर बनाने की तरफ ले जाएं। और ये उन्होंने एक अंडरलाइन किया कि सरकार की बड़ी नाकामी है, प्रधानमंत्री जी की, आपकी सरकार की, बीजेपी की सरकार की 11 सालों में। देखिए, मैं चूंकि आपको बताऊं, वह मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के श्री मुलायम सिंह यादव जी थे, उनके बेटे, यानी उनको विरासत में सियासत मिली थी, मुख्यमंत्री की गद्दी मिली थी, इसलिए उनको देश के गरीबों का दर्द नहीं मालूम। इसलिए मैं पहले लाइन बोला था कि जाके पैर न फटी बेवाई, वह क्या जाने पीर पर आई। इस देश के अंदर जो आपके लाइफ टाइम्स के साथ जुड़े हुए गांव के गरीब हैं, जरा उनका दर्द ये कभी जाके जाने हैं क्या? इन्होंने गुंडों का दर्द जाना है, अपराधियों का दर्द जाना है, माफियाओं का दर्द जाना है, दंगाइयों का दर्द जाना है, गरीबों का दर्द कभी नहीं जाना है। अगर उनका दर्द जाने होते तो जो 80 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का निःशुल्क राशन मिल रहा है, उसका वेलकम करते, स्वागत करते, कि किसी गरीब मां बहन को किसी सामंतवादी के यहां जाकर के, जो वर्ष में 12 महीने होते हैं और 12 महीने में से लगभग 4 महीने ऐसे होते हैं जब घर में रोटी के लिए, सब्जी के लिए, दाल चावल के लिए मुश्किल आती थी और मुश्किल के कारण से उनका अनेक प्रकार का शोषण होता था। आज देश के जो 80 करोड़, हो सकता है उसमें से कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको जरूरत नहीं होगी, उनको मिल रहा होगा, लेकिन यह योजना इतनी शानदार है कि इस देश के हर नेता को इसका वेलकम करना चाहिए। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी नेता नहीं है, वो नेता केवल विरासत में पाई हुई गद्दी के कारण से हैं। इसलिए इस प्रकार की चीजों का जिसका वेलकम करना चाहिए उस पर सवाल उठाने का काम करते हैं। भगवान उनको सद्बुद्धि दे, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को दर्द नहीं मालूम है, लेकिन अभी हम उनको सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत कम काम हुआ है, किसानों की आय दोगुनी करने का जो वादा था, क्या वो पूरा हो पाया है? देखिए, श्री अखिलेश यादव जी अगर किसानों के बारे में जानना चाहते, देखिए 2014 में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी आए थे और 2018 में, शायद मुझे ध्यान में, कट ऑफ डेट नहीं ध्यान में है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एक चालू हुई थी, जिसमें 2-2 हजार की 3 किस्त के माध्यम से वही जो 56 करोड़ खाते खोले गए डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में वर्ष में 6,000 रुपए भेजा जा रहा है। अब उस 6,000 रुपए से ये चूंकि विरासत में इतनी दौलत पा गए हैं, इतनी प्रॉपर्टी पा गए हैं, सियासत का इतना बड़ा कद पा गए हैं, इसलिए इनको इसका आभास नहीं है। किसानों की आमदनी दुगुना क्या, बहुत से किसान तो ऐसे हैं कि जिनकी आमदनी 10 गुना भी हुई है। दुगुना करने के लिए निरंतर सरकार प्रयास कर रही है। श्री अखिलेश यादव जी के पास खेत हो और वो किसान की तरह काम करना चाहे तो उनको मैं अपने विभाग से इतनी योजना दे दूंगा कि उस योजना को वो करें, उनकी जो आमदनी आज है उससे 10 गुना बढ़वा दूंगा। बड़ी दिलचस्प बात आपने कही। आप भी अखिलेश यादव को ऑफर कर रहे हैं, वो भी कभी आपको मॉनसून ऑफर करते हैं और कभी इसके साथ ही आपको कहते हैं कि दिल्ली के वाईफाई का आप पासवर्ड हैं। इस तरह इतना विशेष लगाव आपसे क्यों? मैंने कहा ना, वो सियासत को विरासत में पाए, संघर्ष से नहीं पाए। अगर वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में बाल काल से गए होते और उन्होंने राष्ट्रभक्ति की शिक्षा लिया होता तो फर्जी पीडीए के नाम पे हिंदू समाज को बांटने का अपराध नहीं करते। अभी वो लगातार अगड़ा पिछड़ा दलित को लड़ाने का काम, भिड़ाने का काम और वोट बैंक जुटाने का काम करते हैं। 2012 से 2017 जब ये स्वयं मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, इन्हीं पिछड़ों और दलितों ने, जिनको ये तथाकथित रूप से पीडीए कहते हैं, और अपने परिवार का डेवलपमेंट करते हैं, अपने गुंडों को आगे बढ़ाते हैं, अपराधियों को आगे बढ़ाते हैं, माफियाओं को आगे बढ़ाते हैं, दंगाइयों को आगे बढ़ाते हैं। यह दर्द अगर इनको 2012 से 2017 में याद आया होता तो आज ये विपक्ष में नहीं होते और हम सत्ता में नहीं होते। आज भी ये सत्ता में होते और हम विपक्ष में होते। लेकिन अभी 2047 तक श्री अखिलेश यादव जी सत्ता के इर्द गिर्द आप मत देखिएगा, अभी आने वाले ही नहीं है। लेकिन अभी ये बोल कर गए हैं कि जो लोकसभा जीतती है जो पार्टी, वही विधानसभा में जीतती है। तो पिछले लोकसभा से जोड़कर बोल रहे थे कि आने वाला जो विधानसभा वो हमारा है। इस पर क्या कहेंगे? ऐसा मैं इतना ही कहूंगा कि अगर श्री अखिलेश यादव जी के ज्ञान अधूरा है, अब आएंगे नहीं, आप बता दीजिएगा मेरी ओर से कि लोकसभा चुनाव हम महाराष्ट्र में भी हारे थे, लेकिन वहां प्रचंड बहुमत के साथ विधानसभा जीते। हरियाणा में भी 5-5 की बराबरी पर हम जीते थे, वहां हम तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाए। दिल्ली में हम लोकसभा चुनाव जीते थे, यह सही है, लेकिन विधानसभा चुनाव हम हारते थे।
लेकिन इस बार दिल्ली में भी सरकार बनाए हैं और श्री अखिलेश यादव जी से बताना है, और मैं कहना चाहता हूं लाइव टाइम्स के माध्यम से कि 2027 में 2017 से बड़ी विजय प्राप्त करेंगे और समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बनाएंगे। जनता का आशीर्वाद भाजपा के साथ है। क्योंकि सर आपने पीडीए का जिक्र किया, तो अखिलेश यादव अभी बोल कर गए हैं कि 2027 में पीडीए ही बीजेपी का इलाज करने वाला। उनके साथ पीडीए नहीं, उनके साथ पीडीए परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है उनकी पीडीए। गुंडा डेवलपमेंट एजेंसी है, अपराधियों को डेवलपमेंट करने वाली कंपनी है, और उस कंपनी को डायरेक्टर हैं, सीएमडी कह लीजिए उनको, वो सीएमडी है, उनके डायरेक्टर उनके परिवार के, उनके चाचा होंगे, भाई होंगे, भतीजे होंगे। उनका पीडीए असली है ही नहीं। अगर वो पीडीए असली होता तो मैंने कहा हम जाते नहीं, वो जाते नहीं, हम आते नहीं। अगर हम आए हैं, वो गए हैं, तो उनके कारनामे 2014 हारे, मुख्यमंत्री थे वो, मैं उस समय विधायक था। 2017 हारे, जब वो स्वयं मुख्यमंत्री थे, विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे। 2019 में सपा बसपा का गठबंधन करने के बाद भी हारे। 2022 में 400 से अधिक सीटें जीतेंगे दावे कर रहे थे, हारे कि नहीं हारे। 2024 में उन्होंने बहुत जनता को गुमराह करने में सफलता पाई और हम समझाने में थोड़ा असफल रहे। लेकिन अब हमारी पूरी तैयारी है, चुनाव हम जीत चुके हैं। विधानसभा चुनाव 2017 से बड़ी विजय प्राप्त करेंगे। फिर लाइव टाइम्स के साथ बैठ करके इसी तरह बात करेंगे। जो मैं आज कह रहा हूं, ये मेरी घोषणा है, भविष्यवाणी। कहें कि इंडिया गठबंधन बना रहेगा उनका आने वाले चुनाव में भी उनका जो इंडिया गठबंधन था ये बना रहेगा। वो कोई गठबंधन बना ले, वो एक साथ लड़े चाहे अलग अलग लड़े, फिर भी 300 पार, फिर एक बार भाजपा सरकार। लेकिन यही बात माफी चाहते हुए कि जब आपने 400 पार का नारा दिया, मैं 300 पार करना नहीं, जब आपने 400 पार का नारा दिया तो वहां चीजें बिल्कुल विपरीत रही। तो जब 300 पार का नारा आप दे रहे हैं, यहाँ पे कौन सा वो आधार है जिसके आधार पे आपको लगता है ये आप सुनिश्चित कर पाएंगे? देखिए, पहला तो हम डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियां हैं। दूसरा, हमारा बूथ स्तर तक हमारा जो बूथ सबसे मजबूत। तीसरा, सामाजिक समीकरण, मतलब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का भरोसा है और पूरा प्रदेश जानता है कि अखिलेश यादव जी और उनका इंडी गठबंधन जनता के साथ खुला धोखा है, कुछ इसके अलावा नहीं है। ये मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, सवाल कर रहे हैं क्योंकि पत्रकार के नाते, और उत्तर प्रदेश की जनता भी जानती है कि अखिलेश यादव जी कभी असली बात कर ही नहीं सकते। असली बात कर देंगे तो उनको गुंडों को हटाना पड़ेगा। गुंडों को हटाना पड़ेगा तो 2027 हमें इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 27 से पहले सपा समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी, लेकिन 2027 में समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी जरूर बन जाएगी, ये मैं ऐलान कर रहा हूं। अच्छा, उप मुख्यमंत्री जी, क्योंकि अभी अखिलेश यादव आपकी उपलब्धियां गिना रहे थे, तो उन्होंने कहा कि पकौड़ा और भगोड़ा, आप कह रहे हैं कि परिवारवाद उनकी उपलब्धि है, तो मुझे लगता है कि इस पर आपको जवाब देना चाहिए अखिलेश। नहीं, मैं जवाब दे रहा हूं। मैं भी चाय बेचता था, मेरे प्रधानमंत्री जी भी चाय बेचते थे। बहुत सारे लोग चाय वालों की, ठेलिया लगाने वालों की, पकौड़ी बेचने वालों की, पकौड़ा बेचने वाले, ऐसे प्रदेश में हमारे करोड़ों लोग हैं। ये तो खुलेआम उनका अपमान करते हैं। रोजगार करना कोई पाप नहीं है। समाजवादी पार्टी के गुंडों की तरह जमीनों पर कब्जा करना पाप है, दंगा कराना पाप है, अपराध है, माफियाओं का संरक्षण करना पाप है। उन्होंने, मैंने कहा कि वो विरासत में इतना कुछ पा गए हैं कि उनको जमीनी हकीकत का आता पता नहीं है। आजकल चूंकि उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी है, उनको बुलाना है आपको, उनको बोलना है, जो लिख करके दे देते हैं वो बोलते हैं। कभी बैठा दीजिए मेरे साथ, वो डिबेट कर ले, 10 मिनट कर ले तो मैं जाऊं। खुली चुनौती दे रहे हैं? खुली चुनौती दे रहा हूं। चलिए, लेकिन उन्होंने जो कुछ गंभीर आरोप सरकार पे लगाए, उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बोला बहुत कम काम हुए हैं, और कृषि क्षेत्र को उन्होंने अंडरलाइन किया कि वहां पे जो काम थे वो नहीं हुए हैं। ये 3 मूल रूप से अगर मैं बात कहूं तो उन्होंने भ्रष्टाचार, कृषि और डेवलपमेंट को लेके भी जो उन्होंने कहा, लेकिन मूल रूप से जो भ्रष्टाचार को लेके बात कही उस पर देखिए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, ये उत्तर प्रदेश की जनता को भारतीय जनता पार्टी सरकार की गारंटी है। और इसीलिए मैंने डीबीटी का पहले उदाहरण दिया। अगर भ्रष्टाचार मुक्त भारत नहीं बनाना होता तो अनेक गरीब कल्याण की योजनाएं, महिला सशक्तिकरण की योजनाएं, किसान उत्थान की योजनाएं, ये डीबीटी के माध्यम से उसका लाभांश नहीं दिया जाता, बल्कि वो नगद नारायण जैसे पहले सपा के सरकार के समय होता था, कांग्रेस की सरकार के समय होता था, और उसमें से कि ये तो तुमको फ्री में मिल रहा है, इतना हमको दे दो,
और उससे वो अपनी तिजोरी भरते थे, सैफई महोत्सव करते थे। और अपराधी उनके समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति हो, आप पता कर लीजिएगा, और कांग्रेस पार्टी से कोई जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, ये दोनों दलों से जुड़े हुए व्यक्तियों का एक कांग्रेस का तो 60 साल का इतिहास निकालना पड़ेगा, लेकिन 60 साल पहले जो राजनीति शुरू किए होंगे, आज वो शायद हैं कि नहीं मैं नहीं जानता हूं। भगवान, जो भी व्यक्ति जिस संसार में आया है वो ईश्वर की इच्छा अनुसार आता जाता है, लेकिन इनमें से कोई गरीब इसलिए नहीं मिलता है कि इन्होंने भ्रष्टाचार इतना किया है कि इनमें कोई गरीब नहीं मिलेगा। समाजवादी पार्टी का इतिहास आप कोई भी गांव सभा में चले जाइए, सर्वे कर लीजिए लाइफ टाइम्स के माध्यम से। समाजवादी पार्टी की 2012 से 17 के बीच की सरकार का सर्वे कर लीजिए, कोई ग्राम सभा ऐसी नहीं होगी जहां समाजवादी पार्टी के नाम पर इनका तथाकथित रूप से उस समय बना हुआ कार्यकर्ता वो सरकार के कार्यकाल में गुंडा अपराधी माफिया न बन गया हो, लोगों की जमीन दुकान मकान कब्जा न किया हो। उस समय तो नारे लगते थे, जिस गाड़ी में सपा का झंडा उस गाड़ी में बैठा गुंडा, ये खुला नारा रहता था। और सपाइयों का नारा खाली प्लाट हमारा, ये खुला नारा रहता था। मैं उत्तर प्रदेश 2012-17 लोग भूल जाते हैं, मैं याद दिला रहा हूं। ये उनके समय उनको लग रहा है कि विकास नहीं हो रहा। जितना विकास भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार के समय हुआ है, अगर इसका चौथाई भी ये करते तो शायद यह इतनी दुर्गति को प्राप्त नहीं होते। 4 चुनाव हारे हैं। अगर कोई मैच होगा, 5 मान लो उसके मैच के 5 उसके मैच हुए और 5 में 1 में थोड़े अंतर से ही आगे निकल गए, बाकी 4 चुनाव में चारों खाने चित हो गए। 4-1 से पीछे हैं, 4-1 से पीछे हैं। अभी 27 में जो आ रहा है विधानसभा का चुनाव, आप 5-1 से आप पीछे देखेंगे, मैं आज ये कह रहा हूं। लेकिन किसी गांव का सर्वे कराइए, अभी भी हमारे पास लोग आते हैं कि उनकी जमीन कब्जा कर लिए हैं। कौन है? तो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। उनको खाली कराते हैं तो दर्द किसको होता है? अखिलेश यादव जी को होता है, क्योंकि उनकी सरकार के समय में जमीन कब्जा कराया गया है, हमारी सरकार के समय जमीनों को खाली कराया जा रहा है, मकानों को खाली कराया जा रहा है। तो उनके गुंडों को तकलीफ होती है, तो तकलीफ गुंडों के सरदार को भी होती है। आप लंबे समय तक संगठन में रहे और 8 साल से सरकार में हैं। जब आप ये बात कहते हैं कि संगठन सर्वोपरि है, तो इसके पीछे क्या आशय होता है आपका? इसके पीछे आशय, इसको लोगों ने गलत तरीके से लिया जी। सरकार जो बनती है, कभी भी वह संगठन अगर नहीं होगा, हमारा इतना मजबूत संगठन तमिलनाडु में केरल में नहीं है, इसलिए अभी हम वहां उतने मजबूत नहीं है। आज हमारा देश के 75% हिस्से में हमारा संगठन मजबूत है। संगठन के आधार पर हम चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़ने के बाद जीतते हैं, तब सरकार बनती है। तो संगठन ही नहीं होता तो चुनाव कैसे हम मैदान में लड़ाई लड़ते? और चुनाव के मैदान में अगर हम लड़ाई लड़े और संगठन के कार्यकर्ताओं ने परिश्रम किया, तो मैं तो कार्यकर्ता पहले हूं, ड्यूटी सीएम बाद में हूं। मैं तो अपने कार्यकर्ता को पहले ध्यान में रखता हूं। मैं कहता हूं भैया कार्यकर्ता हो, आपके कारण से भाजपा आज सत्ता में है, आपके सम्मान के लिए पूरी सरकार समर्पित है। उसको लोग गलत तरीके से प्रेजेंट कर देते हैं। अखिलेश यादव की ख्वाहिश है कि आप मुख्यमंत्री बने, आपको ऑफर भी किया था उन्होंने। और यहाँ पर क्योंकि सवाल अपराधियों का आपने जिक्र किया, आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अपराधियों की गुंडों की पार्टी है, बाहुबलियों की कमी तो आपकी पार्टी में भी नहीं। देखिए हमारे यहाँ होंगे, दूसरे दलों से कुछ लोग आए हैं। ये सही है कि एक समय ऐसा था कि जब हम चुनाव के मैदान में 2014 में आए या 17 में आए, कुछ लोग ऐसे आए हैं जिनको शायद भाजपा की दृष्टि से न भाजपा उनको सूट करती है, न भाजपा को वो लोग सूट करते हैं। मतलब दोनों बातें हैं। लेकिन अब सियासी मजबूरी, हम लोग नहीं, मजबूरी भी नहीं है। जब हमारे अच्छे कार्यकर्ताओं का निर्माण हुआ है, जब देखेंगे 2-4 जो बचे हैं, इससे फिल्टर करके हम अच्छे कार्यकर्ताओं को मौका देने का काम करेंगे, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन भाजपा में और सपा में जमीन और आसमान का अंतर है। हमारे यहाँ गुंडों को, अपराधियों को, माफियाओं को संरक्षण नहीं मिल सकता। अगर वो अपराध करेगा तो उसको कानूनी कार्रवाई का सामना करना क्योंकि आप आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद से भी जुड़े रहे हैं। अभी करणी सेना को लेकर भी सवाल उठाए थे अखिलेश यादव ने कि आगरा में तलवारें लहराई गई, और जो लगातार कानून व्यवस्था को लेकर वो सवाल उठाते हैं, आपका कोई जवाब उस पर? देखिए, मैं श्री अखिलेश यादव जी और रामजी लाल सुमन जो उनके सांसद हैं, मैं दोनों लोगों से कहूंगा, जो राणा सांगा जी के बारे में उन्होंने बयान दिया है, उसे ससम्मान उन्हें वापस लेना चाहिए। महापुरुषों का अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं होना चाहिए। और करणी सेना के नाम पर गुंडे हैं कि कोई और है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन करणी सेना के नाम पर जो हिंदू समाज को बांटने की यह कोशिश की जा रही है कि दलितों, पिछड़ों और अगड़ों को लड़ा दो,
वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जो भी करणी सेना के नाम पर इस प्रकार का अपराध करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी और कठोर कानूनी कार्रवाई होगी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, कोई विरोध करना चाहता है विरोध करे, लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई किसी का अपमान करे यह केशव प्रसाद जैसा व्यक्ति कभी स्वीकार नहीं। लेकिन अखिलेश यादव का ये आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी की जो उत्तर प्रदेश की सरकार है ये करणी सेना के ऊपर सॉफ्ट कार्नर रख रही है। वो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, वो हिंदू समाज से लड़ाना चाह रहे हैं, हिंदू समाज को कमजोर करना चाह रहे हैं, हिंदू समाज को अगड़े पिछड़े में बांटना चाह रहे हैं, दलित में बांटना चाह रहे हैं। हम बंटने नहीं देंगे, हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। कुछ मुट्ठी भर टुच्चे लोगों के कारण से वो समाज को बांटने की अगर कल्पना करते हैं वो असफल हो जाएगा, उनको कभी सफल नहीं। वक्फ कानून को लेकर भी उन्होंने यही आरोप लगाया कि आप मुस्लिमों को हम इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं फिर लाइफ टाइम्स के माध्यम से बधाई देना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने इतने शानदार काम किए हैं। उसमें वक्फ संशोधन बिल भी एक बहुत शानदार कदम है। जिस दिन यह बात भारतीय जनता पार्टी वक्फ संशोधन बिल को लेकर के मुस्लिमों में जागरूकता का अभियान चला रही है, हम मुस्लिमों के बीच जा रहे हैं, वक्फ संशोधन बिल का सच क्या है ये बताने के लिए जा रहे हैं। और जिस दिन मुस्लिमों को यह सच मालूम पड़ जाएगा, समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी, इनको मुस्लिम बूथों पर एजेंट नहीं मिलेंगे, क्योंकि इन्होंने मुसलमानों को वोट बैंक बना करके रखा है। और भारतीय जनता पार्टी ने देश के 140 करोड़ नागरिकों की तरह उनको भी भारत का नागरिक बना करके रखा, उनको भी वही दर्जा दिया, वही सम्मान दिया, वही स्थान दिया जिसके वो अधिकारी थे। लेकिन ये भाजपा का डर दिखा करके अपना वोट बैंक खड़ा करने का एक असफल प्रयास करते हैं, जिसमें इनको सफलता नहीं मिलेगी। इनकी राजनीतिक दृष्टि से इतनी बड़ी दुर्गति होने वाली है 2027 में कि इनको एहसास हो जाएगा जिस रास्ते पे ये चल रहे हैं वो रास्ता गलत था, उस रास्ते पे नहीं चलना चाहिए था। ये 2027 के चुनाव परिणाम आने के बाद यह आपके मंच से बोले। बिल्कुल, बहुत बेबाकी से आपने हर एक सवाल का जवाब दिया। दिलीप जी, आप कुछ एक सवाल अभी अखिलेश जी थे वही से निकला, आतंकवाद को लेकर जी। जो कुछ पहलगांव में हुआ, उन्होंने कहा कि अगर आतंकवाद को रुकना था तो ये क्या हो रहा है, और अगर ये हो रहा है तो आतंकवाद तो फिर रुका नहीं। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी को मैंने कहा ना, विरासत में सियासत मिलने की ये बीमारी है। मुस्लिम तुष्टीकरण की इतनी घटिया और घिनौनी राजनीति करते हैं। वो निहत्थे पर्यटकों को वह पाकिस्तान में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले आतंकवादी आकर के मार करके गए हैं। इस समय पूरा देश आतंकवादियों को वहां भेजना चाहता है जहां उनको पहुंचाने का काम करना चाहिए। सेना तैयारी कर रही है। इस समय इस प्रकार के बयान देकर कि क्या संदेश देना चाहते हैं हिंदुओं को बांट। उन्होंने कहा सरकार को हमने कहा आप ठोस कदम उठाइए, आप जो करना चाहते हैं करें, और हम सब लोगों ने, तमाम विपक्षी दलों ने, लेकिन सरकार जाने की क्या कर रही है। लेकिन नहीं, आतंकवाद को लेकर आपसे मैं पूछता हूं, अखिलेश यादव जी से भी पूछता हूं, क्या सेना क्या कर रही है उनको बताना चाहिए सार्वजनिक मंच पे? क्या बिल्कुल नहीं। सेना ने, हमारे देश की सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक करके उरी और पुलवामा के आतंकवादी हमले का मुंहतोड़ जवाब नहीं दिया। बिल्कुल, इसका इंतजार तो पूरा देश कर रहा है। उप मुख्यमंत्री जी और सरकार पर पूरा भरोसा भी है, विपक्ष ने भी भरोसा जताया है। पाकिस्तान आज त्राहिमाम कर रहा है। क्यों त्राहिमाम कर रहा है? उसके पीछे का कारण एकमात्र है कि कूटनीतिक मोर्चे पे इतना करारा तमाचा जड़ा गया है कि आज पूरे विश्व में पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है। और जब देश के प्रधानमंत्री ये कह चुके हैं कि उन आतंकवादियों को ऐसा जवाब देंगे कि उनकी आने वाली पीढ़ियां भी बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया जाएगा, और यही उम्मीद पूरा देश भी कर रहा है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मंच पर पहुंचने के लिए। उप मुख्यमंत्री जी, बड़ी बेबाकी से बिल्कुल। और इसी के साथ वंदना, मैं चाहूंगी कि सर यहीं पर रहे। केशव प्रसाद मौर्य जी, सर कुछ कहना भी चाह रहे थे शायद? जी, कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं आपकी बात को पूरा कर रहा था कि अखिलेश यादव जी कई बार बचकाने बयान देते, और उनको बचकाने बयान देने से कम राष्ट्रवाद का मामला है। एक बात राष्ट्र को बांटने की कोशिश ना करें, दूसरा बात हिंदू को बांटने की कोशिश ना करें, तीसरा बात फर्जी पीडीए के नाम पर आपस में लड़ाने का काम ना करें, क्योंकि उनकी यह कोशिश समाज के लिए घातक है, देश के लिए घातक है, उनके दल के तो अंत का कारण बन जाएगी। धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगी कि अब जो हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय, उनका सम्मान भी किया जाए और स्मृति चिन्ह भी दिया जाए। अब बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।